आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के जो है चौहान वंश के एक प्रमुख शासक थे। पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश के एक प्रमुख शासक थे और इन्होंने जो है कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री से जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया था। जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया था और संयोगिता का जो है इन्होंने अपहरण किया था। यह हमको पता चलता है पृथ्वीराज रासो नामक रचना से, जो चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखित है। और जयचंद ने इस जो है अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ छल करने के लिए सोचा। अब पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से विवाह करके पुनः दिल्ली चले जाते हैं और उस दिल्ली पर शासन करते थे। तो पृथ्वीराज चौहान का जो शासन क्षेत्र है कौन सा है? दिल्ली है। और ये पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान ना तो प्रथम है ना तो द्वितीय है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। ये पृथ्वीराज चौहान कैसे हैं? तृतीय पृथ्वीराज चौहान है। होता यह है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा उस समय भारत पर आक्रमण किया जाता है। उसके पहले भी भारत पे बहुत सारे इस्लामिक आक्रमण हुए। इस्लामिक आक्रमण जैसे 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। परंतु उस समय राजस्थान जो अरबों के आने का प्रमुख एक रास्ता हुआ करता था, परंतु राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान का एक राजा रहता है, उसका नाम रहता है मानमोरी। क्या नाम रहता है? राजस्थान का राजा रहता है। ये होता हमारा राजस्थान, देखा जाए तो मैप में ये होता है राजस्थान। इस रास्ते में शासन करता रहता है मानमोरी क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का कोई जवाब नहीं देता है, जिससे गुजरात के गहलोत वंश के शासक बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार जमाने के बाद क्या होता है कि मानमोरी को शासन से वहां से हटा दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अब राजपूतों का कब्जा हो जाता है, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। उस दुर्ग की इतनी लंबाई कि चित्तौड़गढ़ दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, उसके लिए एक लाइन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी लंबाई और लंबाई से भी बड़ी थी रावल की प्रभुताई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। और उसके बाद किला भेद लेने वाली पंडित नीतियां करता। ज्यों ही सैनिक बढ़े तैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि किला सम्मुख है, दरवाजा तोड़ो और अंदर घुस जाओ, मेवाड़ मान पद्मिनी को मेरे सम्मुख ले आओ। ज्यों ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सम्मुख उनको, काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। तो ऐसी घटनाएं चित्तौड़गढ़ के बारे में हुई। चित्तौड़गढ़ क्या होता है कि चित्तौड़गढ़ को राजा बप्पा रावल के द्वारा कब्जा कर लिया जाता। उसके बाद बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी से मारते हैं और मारते हुए इसको अरब तक खदेड़ कर आते हैं। अरबों का आगे चल के भारत पे लगभग 500 साल आक्रमण करने का कोई भी मन नहीं बनता है। और उसके बाद आखिरी अरब आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आता है? मोहम्मद गोरी आता है।
मोहम्मद गोरी आता है 1191 में, आता है 1191 में। और 1191 की उस तराइन की प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। जो मैंने पीछे बात की कि मैं यहाँ का इतिहास कहाँ पीछे चला गया, उसका तात्पर्य यह है कि अरबों के आक्रमण करने की हिम्मत कैसे आई। उसके पहले इतिहास में अरबों को जब बप्पा रावल ने मारा तो 500 साल भारत की ओर उन्होंने सर नहीं देखा। तो क्या होता है कि जब 1191 में मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में आते तो पृथ्वीराज चौहान उसे परास्त करते हैं और उसको क्षमा करके छोड़ देते हैं, क्षमा करके छोड़ देते हैं। लेकिन पुनः 1192 तराइन की द्वितीय लड़ाई, कब? 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी आता है तो मोहम्मद गोरी किसी के हौसलों के द्वारा ही देने जाने पर वो आता है, क्योंकि हमेशा बिना किसी घर के कहावत है कि घर का भेदी लंका ढावे। जब तक जयचंद उनको कहता है कि आप आक्रमण करिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मैं आपका समर्थन दूंगा, आपको अपना समर्थन दूंगा, मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर आता है 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में और पृथ्वीराज चौहान की इसमें पराजय हो जाती है। पराजय होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को वो अपने साथ अफगानिस्तान बंदी बनाकर ले जाता है, उनकी दोनों आंखें फोड़वा देता है। आंखें फोड़वाने के बाद जो है उनको वहीं कारागार में डाल देता है। फिर यहाँ पर हो जाता है अपने गुलाम मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर गद्दी पर बिठा देता है, दिल्ली की गद्दी पर। और दिल्ली पर यहीं से शुरू होता है, ये इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं से शुरू होता है दिल्ली में गुलाम वंश का शासन क्रम, यहीं से शुरू होता है दिल्ली में गुलाम वंश का शासन क्रम। वही गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन धीरे धीरे करके अपनी शासन सत्ता को फैलाता है। पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाए हुए रहते हैं अफगानिस्तान में। भारत से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं चंद्रबरदाई जी, चंद्रबरदाई जी जाते हैं वहां पर अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बने हुए देखते हैं। मोहम्मद गोरी से आग्रह करते कि आपने तो बहुत सारी विशेषताएं देखी होंगी, परंतु मेरे राजा की एक विशेषता आपने नहीं देखी। इतिहास में दो ही व्यक्ति ऐसे हुए जो शब्द वेदी बाण चलाते, अर्थात शब्दों को सुनकर बाण चला लेते। कौन? एक थे राजा दशरथ, जिन्होंने शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार को मारा था, और एक थे हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, तो मोहम्मद गोरी इसी शर्तों को मान जाता है कि हाँ ठीक है, हम आपके राजा की काबिलियता देखेंगे। और पृथ्वीराज चौहान को लाया जाता है कि आप अपने राजा की काबिलियता दिखाइए। पृथ्वीराज चौहान अपनी सारी काबिलियता की परीक्षण में जो है सफल होते हैं। वैसे ही चंद्रबरदाई कहता है कि राजा जी, इससे बढ़िया मौका कोई बदला लेने का नहीं है। और मोहम्मद गोरी बैठा है कहाँ? ऊपर बैठा हुआ है और आप देख सकते नहीं हैं, लक्ष्य भेदेंगे कैसे? तो कहते हैं आपको तो संस्कृत आती ना चंद्रबरदाई जी, चंद्रबरदाई जी आप कोई ना कोई हिंट दीजिए, मैं मोहम्मद गोरी को यहीं पर ढेर कर दूं। ये घटना हमको मिलती कहाँ से? इतिहास में मोहम्मद गोरी की मृत्यु की दो रहस्यी बातें हैं, लेकिन चंद्रबरदाई की पुस्तक के हिसाब से जो रहस्य है, जो चंद्रबरदाई की पुस्तक कहती है कि मोहम्मद गोरी इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ था जिसकी ऊंचाई ऐसे थी कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठा मच चुके चौहान। और वैसे ही पृथ्वीराज चौहान अपने धनुष का संधान करते हैं और सीधा मारते मोहम्मद गोरी धराशायी हो जाता है वहां से, और यहीं से मोहम्मद गोरी का खात्मा होता है। और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई सोचते हैं शत्रुओं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करना इससे अच्छा, खंजर निकालते हैं, दोनों लोग आपस में ही मार लेते हैं। और यहीं से पृथ्वीराज चौहान की जीवन लीला समाप्त होती है, मोहम्मद गोरी की भी जीवन लीला समाप्त होती है। अब हम अफगानिस्तान छोड़कर आते हैं भारत में गुलाम वंश की ओर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।